चलिए बच्चों, DPP1 का क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट करते हैं। तो हम DPP1 कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 20 पे पहुंच चुके हैं। चलो जरा शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा है इसने, ए पॉलीथीन पीस, एक पॉलीथीन का पीस है, जैसे ये मान लीजिए एक पॉलीथीन हो गई, ठीक है, रब्ड विद वूल, एक वूल का पीस हो गया आपका, वूल इज फाउंड टू हैव नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो बात हो रही है कि इसको, पॉलीथीन वाले पीस को वूल के साथ में रब किया गया, आपस में इनको रगड़ा गया, इज फाउंड टू हैव नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये नहीं बताया कि पॉलीथीन पर नेगेटिव चार्ज आया है या वूल पर नेगेटिव चार्ज आया है। तो देखिए बच्चों, वूल पर हमेशा पॉलीथीन के साथ जब उसको रगड़ते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है और पॉलीथीन पर नेगेटिव चार्ज आता है। अब आप पूछोगे सर ऐसा कैसे पता चला? तो भाई मैं इसका जवाब दूंगा कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की लिस्ट होती है जो आपको मिलती है। अब वो हमें हमें ये समझ लीजिए, वो हमें याद तो करनी नहीं है, ठीक है। तो कुछ केसेस हैं ऐसे बस, कि पॉली के साथ अगर वूल को रब किया जाए तो क्या होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको कुछ ही केसेस हैं जो याद रखने हैं। तो पॉली और वूल के केस में वूल इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है और पॉलीथीन इलेक्ट्रॉन लेने वाली होती है। तो इसलिए वूल पर पॉजिटिव चार्ज आता है और पॉलीथीन पर नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो वो लिस्ट तो अब हम याद करने यहाँ बैठेंगे नहीं, ठीक है। तो उसके हिसाब से अब ऐसा नहीं है कि हमें इसको याद ही करना पड़ेगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये पता चल गया हमें कि वूल वूल पर नेगेटिव, सॉरी, वूल पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है और पॉली पर निगेटिव चार्ज आ चुका है। अब बात करते हैं यहाँ से, इन्होंने बोला एस्टिमेट ये चार्ज आया कितना, नेगेटिव चार्ज इस पे माइनस का क्यू आया, तो माइनस का क्यू जो आया है इस पे प्लस का क्यू आया है। तो ये जो चार्ज आया है, उन्होंने बोला नेगेटिव चार्ज, ये आया कितना है, तो क्यू की वैल्यू दे रखी है, देखो यहाँ पे दे रखी है ऊपर, यहाँ देखिए ऊपर क्वेश्चन के अंदर। तो 20 वाले क्वेश्चन में दी हुई है कि ये 3.2 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम का चार्ज आ गया। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, एस्टिमेट करना है हमको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। पहले तो ये सोचो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किससे किस पर हुए, तो वूल पॉजिटिव चार्ज है तो वूल ने इलेक्ट्रॉन दिए, और पॉलीथीन नेगेटिव चार्ज है तो पॉलीथीन ने इलेक्ट्रॉन लिए, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन लिए या दिए, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू एन इंटू ई। यहाँ से अगर n की वैल्यू निकालें तो n का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो Q बटे ई। Q की वैल्यू दे रखी थी आपको 3.2 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन में ई की वैल्यू रख दीजिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19। 1.6 से 3.2 काटेंगे 2 आ जाएगा, तो ये सॉल्व करके 2 इंटू 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा और प्लस हो जाएगा, और -7, तो 19 - 7 तो 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स बचेगा। लो जी, इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, किससे किस पर हुए, तो हम कह सकते हैं वूल से पॉलीथीन पर इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। तो हमारा देखो आंसर मैच हो गया। 2 इंटू 10⁻12 आपको दिया भी है, 2 इंटू 10⁻12, देखो ये दिख रहा है, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, और ये भी लिखा हुआ है यहाँ कि वूल से पॉलीथीन पर इलेक्ट्रॉन्स गए हैं। चलो अब इन्होंने पूछा है, आगे पढ़ते हैं, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, ये यहाँ तक हम निकाल चुके हैं, ये इस पोर्शन तक निकाल चुके हैं। आगे पढ़िए, फ्रॉम विच मेटल, मेटल नहीं है ये, बेसिकली मटेरियल लिखा हुआ है, मेटल नहीं है, मटेरियल है, ठीक है जी, ये मटेरियल लिखा हुआ है। तो फ्रॉम विच मटेरियल हैव द इलेक्ट्रॉन बी ट्रांसफर्ड एंड होम, ये इसका जवाब हम दे चुके हैं कि किस मटेरियल से किस पर गए। इज देयर ट्रांसफर ऑफ मास एंड हाउ मच, क्या यहाँ पे मास का ट्रांसफर हुआ, तो बिल्कुल हुआ। जिसने इलेक्ट्रॉन दिए उसका मास कम हो चुका होगा, डेल्टा एम, और जिसने इलेक्ट्रॉन लिए उसका मास उतना ही बढ़ चुका होगा, डेल्टा एम।
अब इस डेल्टा एम की वैल्यू अगर निकालें हम यहाँ से तो कितनी आएगी, तो खुद सोच के बताओ। एक इलेक्ट्रॉन पे मास जाता है एम ई का मतलब है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऐसे ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, ये देखो ये यहाँ पे देखो, तो कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं एन, तो इनटू में एन कर दो तो टोटल मास पता चल जाएगा आपको। एक इलेक्ट्रॉन का मास है एम ई, तो ऐसे ऐसे एन इलेक्ट्रॉन्स गए हैं, एन की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये रही, तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31, और इंटू में एन की वैल्यू 2 इंटू 10⁻12। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर बैठ रहा है 1.8 इंटू 10⁻−18 kg। तो इतना मास ट्रांसफर हुआ है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का मतलब मास भी तो ट्रांसफर हुआ है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में चाहे कम ही सही पर मास तो होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन में मास ट्रांसफर हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए तो समझो मास भी। तो खुद सोचो, वूल का मास कम हुआ क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन दिए, और पॉली का मास बढ़ा क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21 में एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 100 ग्राम वाटर। अभी देखिए, इन्होंने पूछा है एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 100 ग्राम वाटर। आपको एक बात बताइए, 100 ग्राम वाटर दिया हुआ है, ठीक है जी, 100 ग्राम वाटर दिया हुआ है, वाटर का मतलब H2O, ठीक है। हाउ मच इज द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन दीज इलेक्ट्रॉन्स। पहले तो ये निकालना एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 100 ग्राम वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। एक बात बताइए, H2O के पास, H के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, H के पास है एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन H2 का मतलब है दो, H एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, दो इलेक्ट्रॉन। भाई एक H के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसी तरीके से यहाँ पे आप दो H यूज कर रहे हो। H2O के मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, दो, सॉरी दो H एटम यूज हो रहे हैं, तो एक H एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो दो H एटम के पास दो इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो वो होते हैं सर 8, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 10। इसका मतलब H2O के एक मॉलिक्यूल में वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स। H2O के एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास बात आई कि हमारे पास H2O का क्या दिया था 100 ग्राम वाटर, ठीक है। तो यहां से समझिए हाउ मच इलेक्ट्रॉन, अब एक एटम में इलेक्ट्रॉन तो 10 है, लेकिन 100 ग्राम वाटर में कितने एटम होंगे। तो सर पहले तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें चाहिए मोलिक्यूलर मास, या मोलर मास कह लो, मोलर मास ऑफ H2। तो H2O का मोलर मास आप सभी जानते हो 18 ग्राम होता है, एक मोल का मास 18 ग्राम होता है। तो वहां से हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ, ध्यान देना 100 ग्राम के अंदर कितने मोल्स आएंगे, तो 100 ग्राम को हम 18 ग्राम से डिवाइड कर देते हैं, एक मोल का मास है 18 ग्राम, तो 18 ग्राम से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, ग्राम से ग्राम कट गया, इसको काटेंगे तो 100/18, तो 50/9 बैठ रहा है, ये इतने मोल्स आ गए। तो इतने मोल्स वाटर के हमारे पास मौजूद है, ठीक है। तो मोल्स नहीं, मोलिक्यूल्स देखो वाटर के कितने हो गए, तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, तो वो बैठ गए, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स का मतलब होता है कितने मोल, मोल्स इनटू में एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर से क्या करते हैं भाई, एक मोल में कितने मोलिक्यूल होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर होते हैं, तो जितने मोल्स हैं वो लिख लो 50/9 इनटू में एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23। इनको मल्टीप्लाई करो तो आपको नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स मिल जाएंगे। अब एक मोलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन थे, देखो याद करो, यहीं पे हमने कैलकुलेट किए थे कि एक मोलिक्यूल में हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है H2O के। तो ऐसे ऐसे कितने मोलिक्यूल्स हैं हमारे पास, इतने, जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, यहाँ देखो
ठीक है, तो यहां से नंबर ऑफ थोड़ा ऊपर कर देता हूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम निकाल चुके हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने। भाई एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है और इतने सारे मॉलिक्यूल हैं, तो कितने हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और इनटू में 10। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए 50/9 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 10। ये सॉल्व करके आ गया यहाँ से इतना। अगर सॉल्व करके देखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही उन्होंने टोटल पूछे थे वाटर के अंदर कितने हैं, तो वाटर के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 21 वाला क्वेश्चन था ये रे, यही आंसर आ जाएगा आपको। इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, 3.35 इंटू 10⁻25 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना हो गया टोटल चार्ज ऑन दीज इलेक्ट्रॉन्स, इन इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना हो गया, तो वो हो गया जी आपका, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है ई, तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो, तो 3.35 इंटू 10⁻25 इंटू में एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा, जो फाइनली आंसर यहाँ पे आ रहा है 5.36 इंटू 10⁻6 कूलम। इसका मतलब एक एटम पे H2O के, पहले हमने निकाल लिया एक एटम पे, सॉरी एटम क्या, मॉलिक्यूल कहो, एक मॉलिक्यूल पे H2O के जितने इलेक्ट्रॉन है वो थे 10, और फिर निकाल लिया हमने कितने टोटल मॉलिक्यूल है, ये हमने जो कैलकुलेट किए थे यहाँ पे, तो मॉलिक्यूल्स हमने यहाँ पे देख लिए थे। फिर मॉलिक्यूल्स में एक मॉलिक्यूल्स पे 10 इलेक्ट्रॉन थे, तो उनके 10 से मल्टीप्लाई कर दी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, वही हमारा आंसर हो गया पहला। फिर उसके बाद उसने पूछा कि उन इलेक्ट्रॉन्स पे टोटल चार्ज कितना है, तो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दी उनके साथ, तो हमारे पास टोटल चार्ज आ गया कि H2O के मॉलिक्यूल्स के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉन्स पे टोटल चार्ज कितना है, यही हमारा आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22, अब क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए हमको क्या दिया है। इन्होंने कहा एज्यूम दैट ईच एटम ऑफ कॉपर वायर कंट्रीब्यूट 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो कॉपर वायर है हमारे पास एक, उसमें हर एक एटम 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन करता है, तो ईच एटम दो इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्री, इतना कंट्रीब्यूशन कर रहा है। अब आपसे पूछा है अगर ये कॉपर वायर 6.4 ग्राम की है, ठीक है, और इसका एटॉमिक वेट दे रखा है, एटॉमिक वेट 64 AMU। देखो ध्यान रखना, एटॉमिक वेट का मतलब होता है एक एटम का जितना मास है, लेकिन हम अगर मोलर मास की बात करेंगे तो वो होगा एक मोल का जितना मास है, मोलर मास, तो हम ज्यादातर मोलर मास यूज करते हैं। तो AMU हटा के ग्राम लगा दो, 64 जू का तू रखो, AMU हटा के ग्राम लगा दो, तो एक मोल का मास बन जाएगा। तो आप ऐसे समझिए कि एक एटम का मास अगर कहें, किसके एटम का, कॉपर के एटम का, ये कॉपर है, ये कॉपर है, तो एक एटम का मास कहें तो वो है 64 AMU, और पूरे एक मोल का मास कहें तो वो है 64 ग्राम, एक मोल का मास, कॉपर के 1 ग्राम, एक मोल का मास, तो मोलर मास आप ये यूज करेंगे। चलो अब इसमें अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालें, नंबर ऑफ मोल्स, तो कितने बैठेंगे बच्चों,
तो टोटल मास है इसका 6.4 ग्राम, और मोलिकुलर मास है इसका, या मोलर मास कहिए, मोलर मास है 64 ग्राम। इससे डिवाइड कर दो, ये इससे कटेगा तो 0.1 मोल आ जाएंगे। इसका मतलब कॉपर के कितने मोल है? 0.1 मोल है। बोलो ठीक है कि नहीं? अब यहां से हमें क्या करना है, हमें देखना है क्वेश्चन में क्या पूछा था कि एक एटम के, कॉपर के एक एटम 2 फ्री इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2 फ्री इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कर रहा है। कॉपर का एक एटम 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन कर रहा है। एस्टिमेट करना है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कॉपर वायर। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकालने, भाई आपने कॉपर वायर के मोल्स निकाल लिए, कितने हैं? नंबर ऑफ एटम्स निकाल लो। तो एटम्स कैसे निकालेंगे? अब एक मोल में कितने एटम होते हैं? तो सर एक मोल में होते हैं 6.023 इंटू 10⁻23। तो कितने मोल है हमारे पास? 0.1 मोल, उसकी मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 6.023 इंटू 10⁻, 0.1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 रह जाएगी पावर। तो इतने एटम्स हमारे पास मौजूद हैं। अब एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन दे रहा है, तो ये जितने टोटल एटम आए हैं ये कितने इलेक्ट्रॉन्स का देंगे? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एक एटम देता है 2 का, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए? 6.023 इंटू 10⁻22। तो ये कितने का देंगे? मल्टीप्लाई कर दो इनकी आपस में। तो ये कितना आ गया आपका? 12.046 इंटू 10⁻22। इतने इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन टोटल हमें मिलने वाला है। और यही पूछा था, देखो यही आंसर 12.046 इंटू 10⁻22। तो यही पूछा था कि कॉपर वायर एक का एक जो आपका एटम है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन देता है। एस्टिमेट द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कॉपर वायर हैविंग मास 6 पॉइंट। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकालना है हमको कॉपर वायर में। तो अब एक एटम में तो 2 फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो बहुत सारे एटम है हमारे पास, वे सारे एटम निकाल लिए हमने और 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए हमारे। चलो क्वेश्चन नंबर 23 पे पहुंचते बच्चों। क्वेश्चन नंबर 23, आगे बढ़ते हैं। अब इसने बोला एक कंडक्टर हैज ए पॉजिटिव चार्ज, एक कंडक्टर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है क्यू दिया है 11.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन एक्सेस। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी कि अधिकता होगी, मतलब एक्सेस होगी या डेफिशिएंसी होगी। तो पॉजिटिव चार्ज वाले जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स देने वाले होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन दे रखा है इन्होंने, तो इसका मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज है। तो आप कह सकते हो इतने इलेक्ट्रॉन आपके पास शॉर्ट हो गए। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं n, तो उसके लिए q अपॉन ई। q की वैल्यू 11.2 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन में ई हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये कट चुका है, इससे काटेंगे इसको तो ये 7 टाइम्स कट जाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और इसकी शॉर्टेज आ जाएगी। 7 इलेक्ट्रॉन्स की आपके पास शॉर्टेज आ जाएगी। चलिए बिल्कुल आसान सा सवाल था ये। 24 क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन 1 कूलम। तो Q की वैल्यू इस बार दे रखी है 1 कूलम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n इज इक्वल टू Q अपॉन ई। Q की वैल्यू 1, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसे ऊपर लेके जाओ, 10⁻+19 अपॉन में 1.6। 10 को अलग कर लो, 10⁻18 को अलग कर लो और अपॉन में 1.6। जब आप इससे डिवाइड करोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल के आएंगे 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। यही हमारा आंसर दिया हुआ, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं।
कुछ क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा उनमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, और कुछ बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन में बोला हाउ मच चार्ज इज देयर ऑन एन 7n14। ये 7n14 का जो न्यूक्लियस है उस पर चार्ज पूछा है। तो एक बात बताओ, न्यूक्लियस में तो सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और चार्ज सिर्फ प्रोटॉन पे होता है, यही चार्ज होते हैं सिर्फ। अब एक बात बताओ, कितने प्रोटॉन है? तो जितना यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, तो 7 प्रोटॉन्स है। अब एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज है? एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है E, तो 7 प्रोटॉन पे चार्ज हो जाएगा 7 इंटू ई। तो 7 इंटू ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 11.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो न्यूक्लियस पे इतना चार्ज होगा। देखो न्यूक्लियस की बात हुई, ये इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं की, सिर्फ न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता नहीं है, ठीक है, प्रोटॉन पे चार्ज होता है। तो मैंने एक प्रोटॉन के चार्ज से, कितने प्रोटॉन है इसके अंदर? 7, तो 7 की मल्टीप्लाई कर दी, तो टोटल न्यूक्लियस का चार्ज आ गया। और ये चार्ज प्लस में होगा, क्यों? क्योंकि प्रोटॉन पे चार्ज प्लस में होता है। चलो जी आगे बढ़ो। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26। 26 क्वेश्चन में पूछा है इफ ए बॉडी इज गिवन पॉजिटिव चार्ज। अगर किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज दिया गया, देखो पॉजिटिव चार्ज देने का मतलब है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए, इलेक्ट्रॉन उसमें से निकाल लिए, ठीक है, बाहर। तो व्हाट हैपन्स टू इट्स मास, इसके मास में क्या फर्क पड़ेगा? पहले मास m था, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कुछ मास कम हो जाएगा, तो डेल्टा m उसमें से कम हो जाएगा। तो हम यहाँ से कहेंगे मास जो है वो डिक्रीज हो जाता है, मास डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो सिर्फ इतना ही आंसर लिखना है कि मास यहाँ पर डिक्रीज हो जाता है 26 में। 27 में पूछा है अगर किसी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब उसको इलेक्ट्रॉन आपने दिए, तो उस पे इलेक्ट्रॉन देने की वजह से उसमें मास बढ़ जाएगा, m प्लस डेल्टा m हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे? मास विल इंक्रीज, मास विल इंक्रीज, ठीक है बच्चों। तो आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चंस बढ़िया से क्लियर हो गए होंगे, कुछ थोड़े से आसान, थोड़े से मुश्किल, टोटल क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। जो भी क्वेश्चन समझ में ना आए उसको एक बार दोबारा से आप रिपीट करके ज़रूर देखें, कुछ भी फिर भी समझ में ना आए तो आप मुझसे ज़रूर पूछें। चलिए, ओके।